Hello, welcome again. Today we'll talk about TCA cycle or tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle or Krebs cycle, whatever you may call it. So अगर आपको याद हो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास पायरुवेट बना था 3 कार्बन वाला. बिफोर गोइंग इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हमारे पास वो 3 कार्बन वाला पायरुवेट 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है. और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास एसिटाइल कोए की फर्दर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है थ्रू द टीसीए साइकिल, और हमारे पास बहुत सारे एनएडीएस और एफएडीएस बनते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और हमारे पास एक मॉलिक्यूल जीटीपी का भी बनता है जो बाद में अल्टीमेटली एटीपी में कन्वर्ट होता है. राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दिस पाथवे अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. राइट, अब हम पाथवे की बात करते हैं. सो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सिबल डायरेक्शंस लाइक दिस एंड इरिवर्सिबल डायरेक्शंस. जो हमारे पास ब्लैक एरो से मैंने दिखाए हुए हैं, जो हमारे पास बाई डायरेक्शनल ब्रेक एरो से ये जो मैंने डायरेक्शन दिखाए हुए हैं, ये हमारे पास हैं रिवर्सिबल डायरेक्शंस. फर्दर मोर ये जो हमारे पास कलर्ड हमारे पास सिंगल एरो से जो मैंने कलर्ड डायरेक्शन दिखाए हुए हैं, these directions are irreversible direction and these are actually the rate limiting steps of the TCA cycle. राइट, सो इस पाथवे की हम बात करते हैं. हमारे पास 4 कार्बन वाला ऑक्सिल एसीटेट कंबाइन होता है 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोए के साथ, एंड विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेस एंजाइम हमारे पास 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल सिट्रेट बनता है which is called citrate, and this reaction is actually kind of a condensation reaction. राइट, तो हमारे पास ये सिट्रेट बन गया, एंड दिस एंजाइम सिट्रेट सिंथेस इज इनहिबिटेड बाय एटीपी. राइट, जब सेल में एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास एटीपी जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी. सो एटीपी इज इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम. फर्दर मोड अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद हो तो सिट्रेट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को भी इनहिबिट करता है. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस में की एंजाइम होता है उसको हमारे पास क्या है, सिट्रेट इनहिबिट करता है. यानी ये ग्लाइकोलाइसिस को भी इनहिबिट करेगा और एटीपी जो है वो सिट्रेट सिंथेस को इनहिबिट करेगा. तो ये मैंने रिएक्शन यहाँ दिखाया हुआ है. एटीपी इसको इनहिबिट कर रही है और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो है वो को सिट्रेट इनहिबिट कर रहा है. यानी ये ग्लाइकोलाइसिस भी यहाँ पे रुक रहा है और यहाँ पे एटीपी के बढ़ने की वजह से हमारे पास टीसीए साइकिल भी रुक रही है. फर्दर मोर अगर आपके पास सिट्रेट बढ़ जाएगा सेल के अंदर तो हमारे पास इसका मतलब है सेल में बहुत सारी एनर्जी मौजूद है. तो हमारे पास सेल क्या करेगा, उस एनर्जी को हमारे पास कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड के अंदर. तो हमारे पास सिट्रेट जो है वो ना सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस को रोकेगा बल्कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी मौजूद है उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स के अंदर. और ये एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा. राइट, उसके बाद हमारे पास ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है हमारे पास आइसोसिट्रेट के सिट्रेट हमारे पास 6 कार्बन वाला कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट के अंदर, विच इज़ अ काइंड ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शन. राइट, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आइसोसिट्रेट हमारे पास की होती है, आइसोसिट्रेट की हमारे पास होती है डीकार्बोक्सिलेशन, और इसमें से हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और आइसोसिट्रेट हमारे पास कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोबिल्ट्रेट के अंदर. और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज. राइट, और यहाँ पे हमारे पास एनएडीएस बनता है. ये पहला रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एनएडीएस बनता है. राइट, एंड दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग स्टेप है. तो आपको ये स्टेप का पता होना चाहिए और ये स्टेप आपको याद होना चाहिए. फर्दर मोर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज इज रेट लिमिटिंग एंजाइम, क्योंकि ये रेट लिमिटिंग स्टेप को करवा रहा है. तो इसको हमारे पास एटीपी और एनएडीएस रोकते हैं. एटीपी और एनएडीएस का मतलब है हमारे पास सेल में बहुत सारी एनर्जी मौजूद है. तो जब बहुत सारी एनर्जी मौजूद होगी तो हमारे सेल जो है वो चाहेगा कि टीसी साइकिल ना हो, तो ये वाला एंजाइम जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज ये हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा इनकी वजह से. राइट, अगर एटीपी और एनएडीएस को रोक रहे हैं तो हमारे पास एडीपी जो है वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एटीपी खत्म होना शुरू हो जाएगा तो वो एटीपी एडीपी पे कन्वर्ट होगा, तो एडीपी जो है वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा. फर्दर मोड इसकी एक्टिविटी के लिए एनएडी चाहिए हो. एनएडी को हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये एनएडी को एनएडीएस में कन्वर्ट कर रहा है, तो एनएडी की एक्टिविटी के लिए हमारे पास इसको नियासिन विटामिन B3 भी चाहिए होता है. राइट, तो ये बात आपको समझ आ गई यहाँ पे. उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास ये तो था 6 कार्बन वाला, ये भी 6 कार्बन वाला था. हमारे पास 6 कार्बन वाला आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन के बाद 5 कार्बन वाले अल्फा कीटोबिल्ट्रेट के अंदर.
देन हमारे पास क्या होता है 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोगिल्ट्रेट, इसकी एक और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी इसमें से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और ये कन्वर्ट होता है हमारे पास सक्सिनाइल कोए के अंदर। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो अल्फा कीटोगिल्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। ये एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है और ये स्टेप भी जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप है, राइट। सो इस एंजाइम को हमारे पास ATP NADH ये इनहेबिट करते हैं, राइट। जाहिर सी बात है एनर्जी बहुत होगी, जब सेल के अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो उसको ये इनहेबिट करेंगे, तो इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। फर्दरमोर जब हमारे पास इनकी वजह से TC साइकिल स्टॉप हो जाएगी, ये साइकिल बंद हो जाएगी चलना, तो हमारे पास ये जो सक्सिनाइल कोए है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये सक्सिनाइल कोए भी जो है वो इसकी एक्टिविटी को रोकेगा, राइट। फर्दरमोर क्या होता है हमारे पास ये जो एंजाइम है अल्फा कीटोगिल्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, इसकी एक्टिविटी को कैल्शियम बढ़ाता है। तो व्हेनेवर हमारे सेल्स के अंदर, जब स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है TC साइकिल ज़्यादा हो रही होती है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कैल्शियम का लेवल बढ़ा होता है। वो इसलिए बढ़ा होता है क्योंकि अल्फा कीटोगिल्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है, तो दैट्स वाई इन स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे पास कैल्शियम बढ़ जाती है, राइट। और ये हमारे पास अल्फा कीटोगिल्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की तरह का एंजाइम है, तो इसको भी वही कोफैक्टर चाहिए होते हैं जो हमारे पास PDS कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। तो PDS कॉम्प्लेक्स को याद करवाने के लिए लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये निमोनिक बताया था TLC फॉर नेसी, तो इसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। तो इसको भी वही कोफैक्टर चाहिए, थायमीन, लिपोइक एसिड, कोए, FAD, NAD ये चाहिए होते हैं इसको फॉर इट्स ऑप्टिमल एक्टिविटी, राइट। उसके बाद हमारे पास जनाब क्या होता है, उसके बाद हमारे पास सक्सिनाइल कोए जो है हमारे पास सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की मदद से हमारे पास ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास एक GTP बनता है हमारे पास, और ये GTP बाद में ATP में कन्वर्ट होता है, राइट। ये हमें बाद में हम ATP देता है। जहाँ भी काइनेज एंजाइम आए समझ लो वहाँ पे हमारे पास ATP की जनरेशन होगी। फर्दरमोर ये सक्सिनेट हमारे पास क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से हमारे पास क्या होता है फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, और हमें यहाँ पर भी एक FADS2 मिलता है, राइट। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया। ये फ्यूमरेट बाद में हमारे पास क्या होता है फ्यूमरेज एंजाइम की मदद से मेलेट में कन्वर्ट होता है, राइट। और बाद में हमारे पास क्या होता है, ये मेलेट एंजाइम जो है वो मेलेट हमारे पास जो सबस्ट्रेट है ये हमारे पास मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से हमारे पास ये ऑक्सिलोएसीटेट में कन्वर्ट होता है, यानी ऑक्सिलोएसीटेट 4 कार्बन वाला हमें रीजनरेट होकर मिल जाता है। और इस स्टेप के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, हमें एक NADS मिलता है, और इस स्टेप को भी हमारे पास क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे NAD इन्वॉल्व है तो इसको भी नियासिन विटामिन B3 चाहिए होता है फॉर इट्स एक्टिविटी, राइट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये इट्स वेरी गुड डायग्राम, मैं कोशिश करूँगा इसको दोबारा इस डायग्राम से आपको समझाऊँ। कि हमारे पास 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोए था, इसकी कंबाइन हुआ 4 कार्बन वाले ऑक्सिलोएसीटेट के साथ, ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था, इसने एसिटाइल कोए को एक्सेप्ट किया, राइट। और हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सिट्रेट के अंदर। सिट्रेट हमारे पास जो था वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, राइट। बाद में हमारे पास ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, इसकी क्या हुई, डिकार्बोक्सिलेशन हुई, एक कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी में एक कार्बन इसका निकल गया, तो ये कन्वर्ट हो गया 5 कार्बन वाले हमारे पास अल्फा कीटोगिल्ट्रेट के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। बाद में ये इसकी एक और डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुई है, तो हमारे पास ये सक्सिनेट के अंदर सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हुआ है, विच इज़ हमारे पास 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, राइट। और यहाँ पे GTP रिलीज़ हुई है। तो ये स्टेप आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये बस आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। ये हमारे पास GDP भी हमें बाद में GTP में कन्वर्ट होगा, GTP हमारे पास जो है वो हमें ATP में कन्वर्ट होकर देगा। और यहाँ हमें एक NADS यहाँ मिला है इस स्टेप के अंदर, एक NADS स्टेप के अंदर, और एक NADS यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल हमें 3 NADS मिले हैं, और एक FADS2 मिला है, और एक GTP मिली है यहाँ पे। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके बाद में हमें ATP देना होता है। तो उस दिन मैं MBBS तो इसको मैंने इस तरह डायग्राम बना के याद किया था, 3-4 बार प्रैक्टिस की थी, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आ जाता होता है क्रैब साइकिल को एक्सप्लेन करना। तो अगर आपको मैं यहाँ से समझाऊँ तो आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह 2-3-4 बार लिख के। तो इस तरह आपको मैं समझाऊँ यहाँ पे वंस अगेन। तो हमारे पास ये ऑक्सिलोएसीटेट था और 4 कार्बन वाला ये एसिटाइल कोए आया, इनकी क्या हुई है, कंडेंसेशन हुई है, और ये 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बना है, राइट। उसके बाद क्या हुआ है, सिट्रिक एसिड की क्या हुई है, आइसोमराइजेशन हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम अकोनिटेज, और हमारे पास 6 कार्बन वाला आइसोसिट्रेट बना है। आइसोसिट्रेट की बाद में क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और हमारे पास ऑक्सिलोसक्सिनेट बना। ये स्टेप उस डायग्राम में नहीं था, ठीक है। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाइए वंस अगेन ऑक्सिलोसक्सिनेट,
बाद में क्या हुआ है, ऑक्सीजन हमारे पास कन्वर्ट हुआ है, इसकी हमारे पास क्या हुई है, डिकार्बोक्सिलेशन हुई है, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है इसमें से विद द हेल्प ऑफ आइसोसेप्टेट डिहाइड्रोजनेज, और हमारे पास क्या बना है, कीटोग्लिसरेट बना है यहाँ पे, विच इज़ अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, इसकी फर्दर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुई है, एक और बाहर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई है, एक कार्बन यहाँ से एक और रिमूव हुआ है, और हमारे पास ये कन्वर्ट हुआ सक्सिनाइल कोए के अंदर, विच इज़ द 4 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट। और यहाँ पे हमारे पास NADS हमें मिला है, और एक NADS यहाँ मिला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, सक्सिनाइल कोए हमारे पास कन्वर्ट हुआ सक्सिनेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट काइनेज, और यहाँ पे हमें GTP मिला है, जो बाद में ATP में जाके कन्वर्ट होगा और हमें एनर्जी देगा, राइट। जहाँ भी काइनेज हो समझ लो वहाँ पे ATP बनेगा या GTP बनेगा। फर्दर मोर सक्सिनेट हमारे पास कन्वर्ट होता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इनटू फ्यूमरेट, राइट। जहाँ भी एंजाइम डिहाइड्रोजनेज हो वहाँ पे हमेशा NADS या FADS2 हमें मिलता है, राइट। यहाँ पे हमें एक FADS2 मिल गया जो बाद में एनर्जी देगा हमें। उसके बाद क्या, फ्यूमरेट हमारे पास कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, और यहाँ पे वाटर यूटिलाइज होता है, राइट। उसके बाद हमारे पास मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है हमारे पास इनटू ऑक्सोएसिटेट विद द ऑक्सीडेशन ऑफ द मैलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, क्योंकि डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है तो यहाँ हमें NADS मिला है। तो टोटल हमारे पास 3 NADS हमें मिले हैं, एक FADS2 मिला है और एक GTP मिला है। तो हम एनर्जी की बात कर लेते हैं, हमें कितनी एनर्जी मिलेगी इन दी TC साइकिल। तो ये यहाँ बताया हुआ इसने, पहला हमें जो NADS2 मिलता है वो हमें मिलता है इस स्टेप में, जब आइसोसेट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लिसरेट के अंदर, यहाँ हमें पहला NADS2 मिलता है, NADS मिलता है। और अगर ये NADS हमारे पास मेलेट अस्पार्टेट शटल में जाएगा तो ये हमें 2.5 ATP देगा। यहाँ पे इसने 3 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप सत्यानारायण को फॉलो करें या लिपिनकॉट का फॉलो करें तो उसने 2.5 ATP बताया हुआ है, ठीक है। एक और NADS मिलता है जब हमारे पास अल्फा कीटोग्लिसरेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है, यहाँ भी हमें एक NADS मिलता है, और ये भी हमें 2.5 ATP देगा अगर वो मेलेट अस्पार्टेट शटल में जाए, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ हमें ATP मिलता है, जो GTP हमें GTP की फॉर्म में मिला था, तो ये भी हमें एक ATP देगा। तो हम डायरेक्ट ATP मिली ऑक्सीडेशन से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक FADS2 मिलता है इस स्टेप में, जब हमारे पास सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। तो FADS2 जो है वो अकॉर्डिंग टू सत्यानारायण बुक 1.5 ATP देता है उस बुक के मुताबिक। फर्दर मोर हमें एक और NADS मिलता है, वो मिलता है हमारे पास जब मेलेट ऑक्सोएसिटेट में कन्वर्ट होता है, यानी जब हमारे पास ऑक्सोएसिटेट की रीजनरेशन होती है, और ये भी हमें 2.5 ATP देगा। अगर टोटल हम मिला लें तो हमें 10 ATP मिलते हैं फ्रॉम 1 TC साइकिल। और एक ग्लूकोज के मालिक्यूल के लिए TC साइकिल 2 बार होती है, क्योंकि 2 पायरुवेट के मालिक्यूल बनते हैं। अगर तो 2 बार TC साइकिल होगी 1 for 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो हमें टोटल 20 हमारे पास ATP हमें TC साइकिल से मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।